वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये बेहतरीन कहानी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम अमरापली को देखते हैं जिसकी आज शादी है। अमरापली को जब दूल्हे के सामने उठाया ही जाता है ना, तभी अचानक से न जाने अमरापली को क्या हो जाता है, गिर पड़ती है वो। और जब उसको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। सीन होता है यहीं से कट। अगले सीन में हम प्रियंका नाम की लड़की को उसकी दादी के साथ पुलिस स्टेशन में देखते हैं। दादी तो यहाँ पे अपनी पालतू कैट के मारे जाने पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई हुई है। और जब एसएचओ बृहस्पति को पता चलता है कि दादी की कैट का गला काटकर किसी ने उनके घर में फेंक दिया था, तो वो इस चीज को हल्के में ले लेता है और कहता है कि आप इसके लिए मेरे पास आई है। अरे अब हम बिल्ली को मारने वाले को भी ढूंढे क्या। तो इस पॉइंट पर दादी बृहस्पति को एक नोट देती है जो उन्हें बिल्ली के कॉलर से मिला था। इस नोट में लिखा होता है कि मेहमान भगवान के समान होता है, तो आप मेहमान को मेहमान की तरह रखो, हर जगह अपनी नाक मत घुसेड़ो, नहीं तो आपको अपने किसी करीबी को खोना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक तरह से धमकी थी दादी के लिए, लेकिन ये धमकी उनको कौन और क्यों दे दिया, ये हमारी ही तरह बृहस्पति को भी समझ नहीं आता। तो प्रियंका उसे बताती कि मैं यहाँ बिष्णुपुर अपनी दादी के घर लंदन से आई हूँ, वो भी अपनी लंदन की दोस्त अमरापली की शादी पर, जो कि 2 दिन पहले थी। मगर अमरापली की अचानक शादी के दिन मौत हो गई। ये सुनते बृहस्पति कहता है कि ओह, वो अमरापली जो कि एमएलए प्रताप की इकलौती भतीजी है। लेकिन बुरा हुआ बेचारी के साथ, पुराना जो दुल्हन को उठाने वाला रिचुअल है उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो दादी कहती है कि आज तक तुमने कभी सुना है कि कोई इस तरह गिरकर मरा हो? ये पक्का एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर है। प्रियंका आगे बृहस्पति से बताती है और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जब अमरापली को उठाया गया और वो अचानक से गिर पड़ी और जब चेक किया गया तो उसकी सांस रुक चुकी थी। तो मतलब इस तरह अचानक से अमरापली की जान कैसे चली गई, ये बड़ा वैसा क्वेश्चन होता है। इसके बारे में सोचकर सभी हैरान होते हैं। शादी तो मातम में बदल चुकी होती है। कुछ का कहना होता है कि अमरापली का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि उसकी मौत का असली कारण पता चले। तो घर वालों का कहना होता है कि आज इसकी शादी थी, क्या पोस्टमार्टम करवाना सही होगा? तो इस पर दादी बोल पड़ती कि पोस्टमार्टम जरूरी करवाना है। मैंने देखा था कि गिरने से पहले अमरापली की बॉडी एकदम से एक तरफ झूल गई थी। वो गिरकर नहीं मरी और न ही बेहोशी की वजह से गिरी, क्योंकि मेरी पोती प्रियंका ने खुद उसे आज कुछ खाते हुए देखा था। तो उसे वैसे कोई कमजोरी भी नहीं थी, और जब कोई बेहोश होने वाला होता है तो वो कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अमरापली ने ऐसा कुछ किया नहीं। वो डायरेक्ट गिरी और मर गई। दादी की बात सुनकर अमरापली की माँ मालिनी भी उनसे सहमत होती है और वो अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए हाँ कह देती है। अब अमरापली का पोस्टमार्टम दादी के कहने पे हुआ होता है, तो कोई तो है जो उनसे खुश नहीं है दोस्तों, इसीलिए उसने दादी को डराने के लिए उनकी बिल्ली को मार दिया। पर दादी ने भी कसम खाई होती है कि वो अपनी बिल्ली के कातिल को छोड़ेंगी नहीं, बल्कि वो कातिल का पता लगा कर रहेंगी। तो दादी और प्रियंका पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं, जहाँ एक आदमी को देखकर पीछा करने लग जाता है। जिस दौरान क्या होता है कि चलते हुए दादी प्रियंका से कहती है कि तुम अपनी दोस्त के मरने पे ज्यादा रोही नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं आए। कैसी दोस्त हो तुम अमरापली की? तो प्रियंका कहती है कि मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, बल्कि वो तो लंदन मेरे घर से 2 घर छोड़ के रहती थी। मुझे पता चला कि उसका भी घर बिष्णुपुर में है और वो वहीं से शादी करने वाली है, तो मैंने इस बात का फायदा उठाया ताकि इसी शादी के बहाने आकर आपसे मिल लूं। और अब आगे दादी प्रियंका के पूछने पर कहती है कि बेटा, मैंने एक बार एक चोर को पकड़ा था, वो कुछ चुरा रहा था घर से, और वो भी ऐसे पकड़ा जैसे कोई डिटेक्टिव पकड़ता है। तो तभी से मेरी सास मुझको डिटेक्टिव कहती है, इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं पकड़ लेती हूँ। ये सारी बातें बताते बताते अचानक से दादी पीछे मुड़ जाती है और जो आदमी इनका पीछा कर रहा होता है ना, उसे पकड़ लेती है। वो आदमी असल में पुराने पेपर्स और रद्दी वगैरह खरीदने का काम करता है, जो कि अपना नाम दादी को राणा ज्वाई बताता है। राणा ज्वाई दादी से कहता है कि प्रताप के घर से आज सुबह ही कुछ पेपर्स मेरी दुकान में आए, उनके साथ में एक डायरी भी मौजूद थी। तो दादी, आपने ही अमरापली के पोस्टमार्टम करने का आइडिया दिया था ना, तो मुझे लगा कि ये डायरी आपको देनी चाहिए मुझे, इसलिए मैं ये डायरी देने आपको आया था। फिर वो डायरी प्रियंका को देते हुए सब बताता है। तो प्रियंका डायरी देखकर कहती है कि ये तो अमरापली की डायरी है, और इस तरह दादी इस डायरी को अपने पास रख लेती, क्योंकि क्या पता इसमें कुछ सबूत हो। अब हमें अमरापली के एमएलए चाचा प्रताप को दिखाया जाता है, जिनके पास उनकी पार्टी का एक आदमी आया होता है जिसका नाम है गुड्डू। और गुड्डू से प्रताप ने वादा किया होता है कि वो गुड्डू को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ जमीन भी देगा। लेकिन जब से प्रताप के भाई लोग आए हैं, तब से प्रताप को लगातार गुड्डू ये बात याद दिला रहा है कि तुमने जमीन देने के लिए कहा था, वो करने के लिए कहा था। अब प्रताप यहाँ पे गुड्डू की बातों पर ना तो हाँ करता है और ना ही ना करता है, वो सीधे गुड्डू को निकल जाने के लिए बोल देता है दोस्तों। जिसके बाद वहाँ गुड्डू के जाते ही प्रियंका और दादी आ जाते हैं। दादी प्रताप को गुस्से में देखकर उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, और इस दौरान वो अपना बैग नीचे गिरा देती है, जिसे प्रताप उठाकर उनको देता है। अब ये दोस्तों जरा ध्यान रख लीजिए, ये बैग वाला सीन आगे इम्पोर्टेंस है इसकी। खैर, दादी और प्रियंका यहाँ अमरापली के
दादा दादी को देखने के लिए आए होते हैं। असल में अमरापली के दादा काफी दिनों से पैरालाइज्ड है और दादी भी पिछले 2 महीनों से बाथरूम में फिसल कर गिरने की वजह से व्हील चेयर पर है। इसी बीच अमरापली के पिता आकर अपने बड़े भाई प्रताप से बताते हैं कि अमरापली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके खून में पॉइजन पाया गया। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन दादी शॉक नहीं होती क्योंकि उनको तो पता था कि पक्का अमरापली का खून हुआ है। अब आगे हमें गुड्डू को दिखाया जाता है जिसको अचानक से हार्ट अटैक आता है और उसकी भी जान चली जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद अमरापली की बॉडी घर आ चुकी है, जहाँ पर अमरापली की बुआ अनु और उसका बेटा अरितरा आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातें प्रियंका सुन रही होती है। तो अनु अपने बेटे अरितरा से पूछ रही होती है कि बेटा, तुम्हारी लड़ाई अमरापली के पिता से भी हुई थी और साथ ही तुमने उस दिन अमरापली के बारे में काफी बुरा भला कहा था, कहीं तुमने तो उसे मार तो नहीं दिया? इस पर अरितरा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से गुस्से में कहता है कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ, जो अमरापली के पिता है ना, वो काफी टाइम के बाद विष्णुपुर आए हैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए, लेकिन बेटी तो मर गई और जो अरितरा और उसकी माँ है ना, वो भी काफी टाइम से यहीं रह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ था कि अरितरा और उसकी माँ को अरितरा के पिता ने घर से निकाल दिया था जब अरितरा बचपन में था, छोटा था, तभी से वो अपनी माँ के साथ यहीं पे रह रहा है। तो अरितरा का ये मानना है कि अमरापली और उसका पिता आदित्य यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जायदाद के 2 हिस्से में बंटवारा कर सके। मगर अरितरा का मानना ये भी है कि जब मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, बल्कि 3 हिस्से होने चाहिए उसके प्रॉपर्टी के। तो इस बारे में वो आदित्य से कहता भी है, लेकिन आदित्य का कहना होता है कि बचपन से ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब मैंने करवाई, इसका कोई हिसाब नहीं बनता क्या? तो इसी पर इन दोनों की बहस हो गई थी दोस्तों। खैर अब यहाँ पे बृहस्पति सबसे आकर कहता है कि आप सभी कल घर में मौजूद रहना, मैं पूछताछ के लिए आऊंगा। और वो अमरापली के होने वाले पति जयंत को भी वहाँ मौजूद रहने के लिए कहता है। इस दौरान दोस्तों प्रियंका बृहस्पति की बात अपनी दादी से करवाती है क्योंकि बृहस्पति उनका कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो दादी उससे अभी भी अपनी कैट के खूनी के बारे में पूछती है कि कौन था वो। तो ये कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बिल्ली के कातिल को ढूंढूं, इस वक्त सबसे जरूरी केस जो है वो अमरापली का है। तो इस पर दादी सिर्फ इतना इंटेरोगेशन में मुझे भी शामिल करना होगा, तभी मैं तुमसे अपनी कैट के बारे में नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरी कैट की मौत और अमरापली की मौत में कनेक्शन तो जरूर है और मैं खुद उस खूनी को ढूंढ लूंगी, बस तुम मुझे इंटेरोगेशन में शामिल कर दो। अब ये सुनकर बृहस्पति मान जाता है कि ये बुढ़िया दिमाग खाएगी, इसकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, कह देता है कि इंटेरोगेशन में आप शामिल हो जाना। यहाँ पर दोस्तों प्रियंका की मुलाकात एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर सुनील से होती है, जो कि प्रियंका और उसकी दादी का इंटरव्यू लेना चाहता है, क्योंकि प्रियंका अमरापली की दोस्त है और उसकी दादी ने अमरापली की पोस्टमार्टम का सजेशन दिया था, लेकिन प्रियंका उसको मना कर देती है। जिसके बाद सुनील का बॉस उसे खूब डांट लगाता है और कहता है कि मुझे बस उन दोनों का इंटरव्यू कैसे भी करके ला कर दो, उससे हमें टीआरपी वगैरह बढ़िया मिलेगी, नहीं तो अपनी नौकरी भूल जाना। इसी बीच वापस से हमें गुड्डू को दिखाया जाता है, जिसके मरने के बाद उसकी बॉडी को कोई अनजान उठाकर कहीं लेके जा रहा होता है। दूसरे दिन पूछताछ करने के लिए बृहस्पति आता है। वहाँ पर वो पहले जयंत को पूछताछ के लिए बुलाता है और इसी दौरान दादी प्रताप और उसके घर वालों से कहती है कि मैं इस इंटेरोगेशन में मौजूद रहूंगी, क्योंकि मेरी कैट की मौत और अमरापली की मौत का कनेक्शन है और मुझे उस खूनी को ढूंढना है कैसे भी करके। प्रताप कहता है आप क्या मजाक कर रही हो? तो इस पर मालिनी कहती है रहने दो उनको, इन्हीं की वजह से हमने अमरापली का पोस्टमार्टम किया था, वरना हम तो नहीं कर रहे थे। और वैसे बताऊं तो मालिनी की उम्मीद दादी से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अब प्रियंका की बात करूं तो वो भी क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही है, तो वो बृहस्पति के साथ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती है। बाकी दादी भी कुछ दूर पर बैठी होती है, वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है। अब दादी देखती है कि जयंत के पैरों में हमेशा खुजली रहती है, वो जितनी देर वहाँ पे बैठा होता है बस अपने पैरों को खुजलाया जा रहा होता है। अब जयंत बृहस्पति के पूछने पर बताता है कि मेरी और अमरापली की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शायद तय होने के बाद हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने जाते थे। इस तरह वो अपनी सारी कहानी बताता है कैसे कैसे हुआ। अगला नंबर होता है आदित्य यानी अमरापली के पिता का। आदित्य बताता है कि अमरापली अपनी शादी के दिन काफी अपसेट थी, क्योंकि उसके पिछले दिन उसने अरित्रा को मुझसे बहस करते हुए देख लिया था। अरित्रा मेरी बहन का लड़का है। तो बृहस्पति इस पॉइंट पे कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आप अपनी बेटी की शादी करवाने लंदन से यहाँ क्यों आए? शादी तो वहाँ भी हो सकती थी बढ़िया तरीके से। तो आदित्य कहता है कि मेरी रूट्स यहाँ विष्णुपुर में है, यहाँ हमारा पुश्तैनी घर है, प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी यहाँ करने का फैसला किया। अब इसके बाद दोस्तों अगला नंबर खुद प्रताप का होता है। प्रताप पूछने पर बताता है कि मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे असिस्टेंट गुड्डू ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद बृहस्पति प्रताप की पत्नी संध्या को बुलाता है। संध्या भी कहती है कि अमरापली बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की थी, उसे मारकर न जाने किसी को क्या मिलेगा। वो ये भी बताती है कि कैसे अमरापली अरित्रा की वजह से शादी के दिन अपसेट थी। अब फिलहाल तो दोस्तों अरित्रा की तबीयत खराब होती है, इसलिए बृहस्पति उससे पूछताछ नहीं कर पाता, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि जब वो ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब दादी की बात करूँ तो दादी का शक 3 लोगों पे होता है। पहला अरित्रा, दूसरा प्रताप और तीसरा जयंत यानी अमरापली का होने वाला हस्बैंड। दादी यहाँ से जाने से पहले मालिनी से कहती है कि ये बताओ अमरापली की शादी में कैटरिंग किसको दी गई थी। अब कैटरर्स का नाम और पता वो दादी को बता देती है। फिर अमरापली के घर से अपने घर लौटते समय दादी प्रियंका से कहती है कि जयंत के पैर में खुजली यानी कि सोराइसिस की प्रॉब्लम है उसको। अब उसे प्रॉब्लम है तो हो सकता है अमरापली को भी कोई प्रॉब्लम जरूर रही होगी।
तो प्रियंका कहती है कि अमरापली को असल में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो ना तो किसी चीज का टेस्ट ले पाती और ना ही महक, मतलब कि उसका सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट लॉस्ट हो चुका था। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर दादी की मेड लक्ष्मी उनको बताती है कि राना अजवाई था ना, जिसके यहाँ सभी रद्दी पेपर्स वगैरह बेचते थे, उसको आज सुबह हार्ट अटैक आ गया, मौत हो गई उसकी। और दोस्तों आपको तो याद होगा राना अजवाई, जिसने दादी को वो डायरी दी थी अमरापली की, शायद उसको भी किसी ने मार दिया है। इसके बाद दादी और प्रियंका बृहस्पति से मिलने पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहाँ दादी बृहस्पति को कहती है कि तुम शादी के केटरर बिपिन को बुलाओ पूछताछ के लिए, क्योंकि शादी के दिन अमरापली खाली पेट नहीं थी, बल्कि उसने केटरर का बनाया हुआ खाना थोड़ा खाया था। साथ ही दोस्तों अभी अरित्रा भी बचा हुआ है पूछताछ के लिए। तो बृहस्पति कहता है कि जब मैं दोनों से पूछताछ करूंगा तो आपको दोबारा बुलाऊंगा। लेकिन इस पर दादी बृहस्पति को राना अजवाई की वो दी हुई डायरी दिखाती है कि ये डायरी मुझे राना अजवाई ने दी थी, ये प्रताप के घर से कुछ पुराने पेपर्स के साथ गलती से आ गई थी उसके पास, ये अमरापली की डायरी है। हो सकता है कि राना अजवाई हार्ट अटैक से मरा हो, पर अगर उसे भी किसी ने मारा हो तो बृहस्पति तुम्हें उसका भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो बृहस्पति कहता है कैसी बातें कर रहे हो, उसको हार्ट अटैक आया, अब इस डायरी के बल पर और इतने छोटे से शक के बल पर हम उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते ना। हाँ अगर उसके घर वाले कहते हैं तो बात है। देखते हैं सीन प्रताप के घर की तरफ जाता है, जहाँ केटरिंग वाले अपना सारा सामान लेके जा रहे होते हैं। उनका एक फ्रीजर वहाँ नहीं होता दोस्तों। अब इस घर में एक की मौत हुई है, तो केटर सोचता है कि चलो बाद में पूछ लूंगा प्रताप से फ्रीजर के बारे में, अभी टेंशन में होगा वो। तो इस तरह वो बिना कुछ पूछे चला जाता है। दूसरी तरफ दादी राना अजवाई की दुकान में पहुंच जाती है। उन्हें फिर आसपास के लोगों से पता चलता है कि राना अजवाई को चाय बड़ी पसंद थी, उसने मरने से पहले चाय ही पी थी। अब उसके जूठे चाय के कुल्हड़ के साथ दोस्तों दादी को वहाँ पे एक फाइल भी मिलती है, जिस पर प्रताप का नाम लिखा होता है। उस फाइल को खोलने के बाद दादी को उसमें एक नोट मिलता है, जिसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ है, आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है ना गिला किया जा सकता है, वो अमर है, मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा तो केवल शरीर बदलती है कपड़ों की तरह। अब इस श्लोक का क्या मतलब है ये आगे पता चलेगा। मतलब तो सिंपल है, लेकिन मूवी में क्या मतलब है दोस्तों। घर में अरित्रा से प्रताप कहता है कि कल तुम अपने पूरे होशो हवास में विनय और मीनाती के साथ पुलिस स्टेशन चले जाओ और जो भी इंस्पेक्टर पूछे बता दो। तो अगले दिन बृहस्पति पहले विनय से सवाल करता है। विनय पिछले 5 सालों से प्रताप के यहाँ पे काम कर रही है। बाकी मीनाती अपने पति हारू के साथ पुलिस स्टेशन आई होती है। मीनाती जन्म से ही बोल नहीं पाती, तो उसकी जगह उसका पति हारू बृहस्पति को सारी चीजें बताता है जो भी वो पूछता है। हारू बताता है कि वो चाय बेचने का काम करता है। अब ये सुनकर दादी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद ही राना अजवाई की मौत हुई थी। तो दादी इस चीज का कनेक्शन यहाँ पे लगा रही होती है और हारू चाय बेचता है, तो अब शक उस पे भी चला जाता है दादी का। बाकी दोस्तों हमें नहीं दिखाया जाता कि अरित्रा पुलिस स्टेशन आया था या नहीं, उसका नहीं दिखाया जाता कुछ। लेकिन अब दादी राना अजवाई की मौत का कनेक्शन हारू के साथ जोड़ देती है। और यही सारी बातें सोचते सोचते जब प्रियंका के साथ वो घर जा रही होती है, तो रास्ते में कोई बुरके में आकर प्रियंका से उसका बैग छीनने लग जाता है। लेकिन दादी के पास एक छोटा सा हथियार होता है, उससे वो बुरके वाले को भगा देती है। साथ ही वो देखती है कि उस बुरके वाले के हाथों में एक अंगूठी है, जिसमें टोटोइज बना हुआ है दोस्तों। अभी कोई मर्द था या औरत ये तो नहीं पता फिलहाल। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बुरके वाला या वाली जो भी है, इसका इरादा शायद चोरी करने का तो नहीं था, क्योंकि वो बैग छोड़कर भाग खड़ा हुआ था दोस्तों। अगर चोर होता तो बैग लेकर भागता। अब यहाँ प्रियंका को घर में अपने बैग में से एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक बिल्ली को अभी तुमने खोया है, आगे अगर तुम रुकी नहीं तो ऐसे और भी चीजें खो दोगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अब ये नोट जब दादी पढ़ती है तो वो बृहस्पति को अपने घर बुलाकर नोट दिखाती है और जो भी हुआ वो सारी चीजें बताती है। बुरके वाला जो आया था वो या आई थी उसके बारे में। अब यहाँ से सीन होता है प्रताप के घर पे शिफ्ट, जहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों की अरित्रा को सिगरेट और बाकी नशीली चीजों की लत है, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और असल में घर में क्योंकि शादी वगैरह थी तो उसको सिगरेट वगैरह पीने से मना किया गया था, इसीलिए वो अपने कमरे में तो बंद है, लेकिन साथ ही वो पागल भी हो रहा है, जिसे अनु संभालने की कोशिश लगातार कर रही होती है। और इसी दौरान वहाँ पे दादी प्रियंका के साथ पहुंच जाती है, जो कि प्रताप को बात करते हुए सुन लेती है। प्रताप किसी से कह रहा होता है कि गुड्डू पिछले 2 दिनों से लापता है, पता नहीं चल रहा। दोस्तों अब हमें तो पता है कि गुड्डू मर चुका है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता ना, इनको तो लग रहा है वो कहीं चला गया। इसी के साथ सीन होता है शिफ्ट कुछ बच्चों की तरफ जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। खेलते हुए बॉल को एक बच्चा बहुत दूर मार देता है, जिसके बाद जब वो उस बॉल को लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे दिखाई देता है वो फ्रीजर, जिसको अंदर खोलने पर दिखती है गुड्डू की लाश, और उस लाश को देखकर बच्चा डर के भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी और प्रियंका अमरापली के घर जाते हैं, जहाँ पे शायद उसकी 13वीं है आज, जहाँ दोनों ही देखती हैं कि कैसे आज अरित्रा बदला बदला लग रहा है। उसको देखते दादी समझ जाती है कि ये पक्का एडिक्शन का असर है इसके अंदर। दादी को तो उस पर भी शक हो रहा होता है, क्योंकि अरित्रा के पास वजह थी ना अमरापली को मारने की। अरित्रा इस घर की बेटी का बेटा है और अमरापली इस घर के बेटे की बेटी, तो इस तरह से अमरापली का हक प्रॉपर्टी पे पहले हुआ, लेकिन अब अमरापली नहीं रहेगी तो वो हक किसको मिलेगा? अरित्रा को, तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो ये वजह है अरित्रा की मारने की, लेकिन पता नहीं। लेकिन इसको एडिक्शन तो है दोस्तों, और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन भी नहीं गया, क्योंकि वो इस हालात में है ही नहीं कि किसी भी बात का जवाब अच्छे से दे पाए। अब प्रियंका जयंत के बारे में पूछती है, तो दादी कहती कि मैंने कल घर आते वक्त जयंत को
एक पार्क में किसी लड़की के साथ देखा था। अब देखो, अगर हम ये कनेक्शन लगाएं तो उसकी अमरापली से शादी होने वाली थी। शादी के बाद अगर वो अमरापली को मारता तो उसे कोई प्रॉफिट होता, मतलब उसको अमरापली की प्रॉपर्टी मिल सकती थी। लेकिन शादी के पहले अमरापली को मारना उसके लिए तो लॉस ही है, तो वो तो अमरापली को नहीं मार सकता। पर वो किसी लड़की के साथ कल जरूर था, इसका भी पता लगाना होगा। और दोस्तों, आपको याद होगा दादी ने उस बुरके वाले के हाथ में एक अंगूठी देखी थी, जो कि ठीक वैसी ही है जो दादी ने मीनाती के हाथों में देखी थी पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब दादी अमरापली की 13वीं में आई थी तो उन्होंने नोटिस किया कि मीनाती की उंगली बिना अंगूठी के है, मतलब फिलहाल अंगूठी नहीं है, इसलिए उनको मीनाती पे भी शक है थोड़ा थोड़ा। इसी बीच दादी को पता चलता है कि पुलिस को गुड्डू की लाश मिली है, इसलिए बृहस्पति केटरर्स बिपिन को पूछताछ के लिए बुलाता है, क्योंकि गुड्डू की बॉडी उसी के फ्रीजर में मिली है। तो बिपिन कहता है रोते हुए कि मुझे लगा फ्रीजर किसी ने चुरा लिया, और उस समय प्रताप के घर का माहौल सही नहीं था, तो मैंने उनसे बात नहीं की, सोचा जब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो पूछूंगा, मुझे क्या पता था कि कोई मेरे फ्रीजर का इस तरह इस्तेमाल करेगा। अब दादी बिपिन को जाने के लिए बोल देती है और बृहस्पति से कहती है कि बिपिन निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। बाकी दोस्तों, इस बीच प्रियंका राणा जोई की पत्नी से पूछताछ करने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता करके बताओ आसपास के लोगों से कि अमरापली की जो डायरी राणा जोई ने मुझे दी थी, क्या उसके लिए कोई और भी आया था? और हमें राणा जोई की मौत के दिन एक फाइल भी मिली थी जिस पर प्रताप का नाम लिखा हुआ था। पता करो कि वो फाइल और बाकी रद्दी पेपर्स उस दिन कौन प्रताप के घर से राणा जोई की दुकान पर लेकर आया था। यहाँ पर दोस्तों, सुनील भी राणा जोई की पत्नी का इंटरव्यू लेने के लिए आया होता है, तो उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है। तो वो प्रियंका को बताता है कि देखो, मुझे आपकी दादी का इंटरव्यू चाहिए, अगर मैं इंटरव्यू लेकर नहीं गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। इस तरह सुनील की विनती करने पर प्रियंका मान जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मैं दादी का इंटरव्यू दिला दूंगी। इधर प्रताप के घर में सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि प्रताप ने ही शायद गुड्डू की जान ले ली। इसी बीच संध्या जब अरित्रा के कमरे में उसके लिए चाय लेकर जाती है तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। संध्या अनु से कहती है तो अनु भी दरवाजा पीटती है और अपने बेटे को आवाज देती है कि खोलो, लेकिन अरित्रा कोई जवाब नहीं देता। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि अरित्रा की मौत हो चुकी है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर 4 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। तो अब अरित्रा की मौत के बाद पुलिस वहां पे आ जाती है। घर वालों का तो कहना होता है कि अरित्रा की मौत नशे के ओवरडोज की वजह से हुई है, लेकिन अरित्रा की माँ उसकी मौत का इल्जाम खास तौर पे आदित्य और प्रताप पे लगा देती है, और साथ ही वो बृहस्पति से कहती है कि मुझे भी अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाना है। दूसरी तरफ दादी से प्रियंका सुनील के बारे में बताती है और कहती है कि वो सुनील आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, उसको लेने दीजिए ना, नहीं तो उसकी बेचारे की नौकरी चली जाएगी। अब पोती की बात दादी कैसे डाल सकती है, इसीलिए वो इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देती है। और अब सुनील को दादी अपने साथ रहने के लिए कह देती है। जिस दौरान दोस्तों रात में ही बृहस्पति दादी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। दादी से वो अमरापली की डायरी पढ़ने के लिए कहता है। उस डायरी में अमरापली ने यहाँ आने के बाद अरित्रा के बारे में लिखा था कि अरित्रा को मेरे पिता और ताऊ घर का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन मैं अपने भाई से मिलजुल कर रहूंगी, ये मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ पर आने पर पता चला कि मेरे भाई अरित्रा के मन में तो मेरे लिए सबसे ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। और बात रही नफरत की, तो मेरे पिता भी मुझे पसंद नहीं करते ज्यादा, उन्हें हमेशा से बेटा चाहिए था जो वंश को आगे बढ़ाए। और दोस्तों, इस तरह अमरापली ने डायरी में लिखा हुआ था, और साथ ही उसने एक बचपन की घटना का भी जिक्र किया होता है, जिसकी वजह से ना तो कोई उसको टेस्ट आता है ना ही कोई महक। अब ये घटना क्या है इसके बारे में उसने कुछ ज्यादा नहीं लिखा होता है। खैर, दादी इसके बाद अरित्रा की लाश की फोटो मांगती है, बृहस्पति से मांगती है। वो उस फोटो में जिस बिस्तर पर अरित्रा की लाश पड़ी होती है ना, वहाँ पर हम एक पिलो कवर पे मोर पंख बना हुआ देखते हैं। मोर पंख कृष्ण भगवान से रिलेटेड है दोस्तों। राणा जोई की मौत पर भी दादी को गीता का श्लोक मिला था, और गुड्डू की लाश जहाँ पे मिली थी वहाँ पीछे एक विष्णु टेम्पल मौजूद था। यानी कि कातिल जो भी है वो भगवान विष्णु या कृष्णा के रेफरेंस हर बॉडी के साथ छोड़ रहा है। ये सारी बातें करने के बाद दादी प्रियंका और सुनील के साथ पुलिस स्टेशन से घर की तरफ जाने लग जाती है। तो अचानक से दोस्तों सुनील एक बाइक वाले को दादी की तरफ आता हुआ देखकर खुद सामने आ जाता है। दादी तो बच जाती है, लेकिन सुनील घायल हो जाता है, जिसे तुरंत फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके सर पे थोड़ी चोट आई होती है। बाकी वो बाइक वाला कौन था ये दादी या कोई देख नहीं पाया। उसने मुंह पे कपड़ा लपेट कर हेलमेट पहना हुआ था। अगली सुबह दादी को बृहस्पति से पता चलता है कि गुड्डू के ब्लड में एक जहर पाया गया था, जिसका नाम सरबराओडोलम है, यानी कि उसका भी खून हुआ है। अब दादी जयंत को अपने घर पर बुलाती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके साथ उन्होंने जयंत को देखा था। तो जयंत बताता है कि वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन वो जयंत की कास्ट की नहीं है। तो इसीलिए जयंत के घर वाले जयंत की शादी अमरापली से करवाने जा रहे थे। अब जयंत के पैर में जो खुजली वाला इन्फेक्शन है वो पिछले 10 साल से है, जिस वजह से उसकी अरेंज मैरिज होना मुश्किल थी। लेकिन जयंत के पिता आदित्य को पहले से जानते थे और उन्हें अमरापली के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में भी पता था। साथ ही आदित्य जयंत को कोलकाता में एक 4 BHK फ्लैट देने वाला था। तो इस तरह जयंत का रिश्ता अमरापली से फिक्स हो गया। अब जयंत अगर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी
शादी करता तो उसके पिता भी उसे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं देते, और अब क्योंकि ये शादी करके जयंत को काफी कुछ मिलने वाला था तो उसने सोचा ये शादी करने के बाद मैं अमरापली को डिवोर्स दे दूंगा और कुछ दिन के बाद फिर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा। ये था जयंत का प्लान, लेकिन उल्टा हो गया। शादी के दिन ही अमरापली मर गई। आगे जयंत कहता है कि मेरा इंटेंशन भले ही गलत था, लेकिन मैंने अमरापली को नहीं मारा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझ में हिम्मत ही नहीं है किसी की जान लेने की। इसी बीच हॉस्पिटल में प्रियंका सुनील से मिलने जाती है, जो कि आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला होता है। सुनील की तरफ से दादी का इंटरव्यू लेकर प्रियंका ने सुनील के ऑफिस में सबमिट कर दिया था, तो इस वजह से सुनील इंटरव्यू पेपर में छाप देता है और उसकी नौकरी भी बच जाती है। अब दोस्तों इसके बाद उस हेलमेट वाले आदमी पे सीन शिफ्ट होता है जिसने दादी का एक्सीडेंट करने की कोशिश करी और सुनील को चोट पहुंचा दी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हारू है। और जब दादी, सुनील और प्रियंका वगैरह यूं ही मार्केट में घूम रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे मीनाती आ जाती है, जो कि बोल नहीं सकती, लेकिन वो एक पिंग पोंग बॉल के जरिए इशारा करके कुछ बताने की कोशिश जरूर करती है, जो तो ना तो दादी की समझ में आता ना ही किसी और की। तभी वहाँ पे हारू आ जाता है, जो कि मीनाती को अपने साथ लेकर चलने लग जाता है दोस्तों, और वो दादी से कहता है कि मेरे साथ थी, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई। तो दादी उसके बोलने के अंदाज से समझ जाती है कि पक्का मीनाती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह से कह नहीं पाई। और दोस्तों इन सब के बीच में मैं आपको एक डिटेल देना भूल गया। जब दादी एक बार अमरापली की दादी से जाकर मिली ना, तो उनको बताऊं क्या पता चला कि 2 महीने पहले बाथरूम में ग्रिसलिन गिरा था, जिसकी वजह से अमरापली की दादी का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी, जिस वजह से वो आज तक व्हील चेयर पे है। और अब आते हैं मीनाती की तरफ। मीनाती अपना काम वगैरह प्रताप के यहाँ से खत्म करके जब अपने घर जा रही होती है, तभी अचानक से उसको न जाने क्या होता है, वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी भी मौत हो जाती है दोस्तों। आगे दादी अब विपिन से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है, जो कि दादी को बताता है कि शादी के दिन अमरापली ने खाना तो खाया था थोड़ा सा, लेकिन वही खाना सभी ने खाया था और किसी को कुछ हुआ नहीं। बाकी सारा खाना खत्म हो गया था क्योंकि शादी में उम्मीद से ज्यादा लोग आए थे। अब आगे दादी विपिन से सवाल करती है कि आइसक्रीम भी सारी खत्म हो गई थी क्या? तो वो जवाब देता है कि आइसक्रीम थोड़ी बची हुई थी, हर फ्रीजर में थोड़ी आइसक्रीम मौजूद थी। अब जिस फ्रीजर में गुड्डू की लाश मिली उसमें तो कोई आइसक्रीम नहीं थी, ये भी क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ हमें हारू को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रिज में आइसक्रीम्स रख रहा है और साथ ही वो एक आइसक्रीम अपनी 6 साल की बेटी को खाने के लिए देता है। आगे अब जल्दी से दादी और सभी को मीनाती की मौत के बारे में चलता है पता। मीनाती ने पिछली रात पिंग पोंग बॉल के जरिए दादी को कुछ बताने की कोशिश करी थी, लेकिन बेचारी की आज मौत हो गई। अब मीनाती की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो गुड्डू और अमरापली के ब्लड में एक ही तरह का जहर पाया गया था दोस्तों। बाकी अरित्रा और मीनाती का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाकी था, आना बाकी था मतलब। तो दादी इस सिलसिले में प्रताप के घर की दूसरी मेड विनय से पूछताछ करने जाती है, जो कि बताती है कि घर में कोई भी ठीक नहीं है। वो ये भी कहती है कि मैंने यहाँ काम छोड़ने का फैसला कर लिया है और मीनाती जो मुझसे पहले से यहाँ पे काम कर रही थी, जब वही नहीं बची तो मेरा भी बचना मुश्किल है। ये सोच होती दोस्तों विनय की, और वो ये घर छोड़ रही है। दूसरी तरफ प्रियंका बृहस्पति से मिलती है, जिससे प्रियंका सवाल करती है कि आपको मीनाती की बॉडी के पास भगवान कृष्णा से रिलेटेड कुछ मिला क्या? तो बृहस्पति बताता है कि हाँ, हमें एक बांसुरी मिली है मीनाती के बैग से, साथ ही एक वाटर बॉटल और एक पिंग पोंग बॉल। अब इन सब चीजों का क्या मतलब है ये तो नहीं पता, लेकिन इसी बीच अरित्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पता चलता है कि उसकी मौत उसी जहर से हुई जिससे अमरापली और गुड्डू की जान गई। तो दोस्तों अब इस स्पेशल जहर के बारे में जानने के लिए सुनील के एक खास दोस्त से पूछा जाता है इसके बारे में, क्योंकि उसको इसके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो सुनील का दोस्त बताता है कि ये तो एक रेयर स्पीसीज का प्लांट है, ये ज्यादातर केरला में पाया जाता है। इसका पूरा पेड़ जहरीला नहीं होता, बस इसके फल के बीज होते हैं वही जहरीले होते हैं। मतलब इसी के फल के बीजों को पीस कर किसी को दिया गया है, मतलब जो भी मर रहे हैं उनको वो बीज पीस कर दिए गए होंगे। खैर आगे हारू अपने घर में काफी दुखी दिखाई दे रहा होता है अपनी पत्नी की मौत से। वो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता दूंगा, बस मुझे मेरी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मैंने जो भी किया वो तुम्हारे कहने पर ही किया। इतने में दोस्तों हारू की बेटी हारू के लिए भेलपुरी बना कर लाती है, कहती है कि आपके लिए मैंने स्पाइसी वाला बनाया हुआ है और मैं नॉर्मल खाऊंगी। और बेटी के कहने पे रोते रोते वो उसको खा भी लेता है, लेकिन दोस्तों इसको खाते ही हारू की भी जान चली जाती है। और जब बृहस्पति और दादी वहाँ हारू के घर पर पहुंचते हैं, क्योंकि सारा शक तो उसी की तरफ जा रहा था, लेकिन जब वो उसकी लाश को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। फिर से दादी को जिस पर शक था उसी की मौत हो गई, पहले अरित्रा, फिर गुड्डू और अब हारू। अब हारू की मौत के बाद दादी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर वो हारू की बेटी से पूछते हैं कि तुमने तो नहीं खाया ना वो भेलपुरी? तो वो कहती है कि नहीं, उसे मैंने पापा के लिए बनाया था। इसके बाद दादी उससे सवाल करती है कि तुम्हारे माँ या बाबा में से किसी को बांसुरी बजाने का शौक था क्या, या फिर तुमने बांसुरी के लिए उनसे कहा था? तो इस पर सामने से ना में जवाब आता है। अब दादी यहाँ से सीधे एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाती है। उन्हें हारू के घर से कुछ बीज और पत्ते भी मिले थे, जिन्हें वो उस वैद्य को दिखाती है। तो वो कहता है कि ये तो काफी जहरीला होता है
इस बीज को हम किसी तरह की दवा में इस्तेमाल नहीं करते, ये ज्यादातर केरला में होता है। बाकी इसको यहाँ लाकर इसकी खेती करना काफी महंगा पड़ेगा। तो दादी उनसे पूछती है, क्या आप इसको नहीं रखते? तो वो कहता है कि मैं तो नहीं रखता, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है। सभी उसको आंख वाली जहरीली रानी बोलते हैं। दोस्तों अब दादी उस जहर देने वाली से मिलने जाती है, जहाँ रास्ते में उनको प्रियंका का फोन आता है, जो दादी से कहती है कि मीनाती की बॉडी में भी वही जहर मिला है जो बाकियों की बॉडी में मिला। अब दादी को अगले सीन में हम प्रियंका के साथ घर में देखते हैं। दादी कहती है कि मुझे पता चल गया कि असली कातिल कौन है, बस अब तुम मेरे कहने पे एक बार प्रताप के यहाँ जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। प्रियंका ठीक ऐसा ही करती है। वो प्रताप के घर पहुंचकर संध्या यानी प्रताप की पत्नी से मिलती है, जो कि पूजा कर रही होती है। तो संध्या प्रियंका को देखकर कहती है कि मेरी सास कहती है कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन घर में पूजा नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए मैं रोज पूजा करती हूँ। बाकी ये घर तो अब शापित हो गया है। मीनाती, उसके पति हारू, अरित्रा, गुड्डू और अमरापली की मौत की वजह से हर कोई यही कहेगा ना कि यहाँ पे कुछ जरूर है। अब यहाँ दोस्तों संध्या बातों ही बातों में बोल देती है कि अमरापली को मैंने बचपन में देखा था, गोद में खिलाया था, उसके बाद अब देख रही थी मैं उसको, क्योंकि वो तो यहाँ रहती ही नहीं थी ना। और सभी की तरह मुझे भी यकीन है कि ये प्रताप का काम है, उसका गुस्सा काफी खतरनाक है। मैं उस आदमी के साथ कई सालों से रह रही हूँ। ये सारी बातें करने के बाद संध्या प्रियंका को अपने हाथों से बनाई खीर देती है, जो कि उसने प्रसाद के तौर पे बनाई थी। अब यहाँ प्रियंका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो संध्या से कहती है कि मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, पर आपको आज देखा तो माँ की याद आ गई। ये सुनते ही संध्या प्रियंका को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि ये खीर काफी कम है, तो एक काम करो, तुम इसको ले जाकर अपनी दादी को दे देना, फिर कल तुम जब आओगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी खीर खिला दूंगी। तो प्रियंका भी उस खीर को लेकर चली जाती है। जिसके साथ ही दोस्तों सीन जाता है काफी साल पहले, जब अमरापली छोटी थी ना उस समय। असल में संध्या की छोटी सी 10 साल की बच्ची का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस समय वो काफी ज्यादा रो रही थी। मालिनी उसको संभालने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन संध्या रोई जाती है। अपनी बेटी को इस मौत से प्रताप को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने भाई आदित्य से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके लंदन के लिए निकल जाओ, इस घटना को मैं दबा दूंगा, इसके बारे में कुछ भी पेपर में नहीं छपेगा, मेरे लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे भी 4 दिन के बाद इलेक्शन है, तो मुझे उसमें बिजी रहना है, मेरे पास समय नहीं है शोक मनाने का। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम साफ देख सकते हैं कि संध्या को छोड़कर उसकी बेटी की मौत का दुख किसी को भी नहीं है। खैर अब आ जाइए प्रेजेंट में, जहाँ प्रियंका अपने घर आकर दादी से कहती है कि दादी आपको कैसे पता था कि संध्या आंटी मुझे कुछ खाने को ले देंगी, उन्होंने खीर दी है। तो दादी कहती तुमने खीर खाई तो नहीं ना? तो वो कहती मैंने नहीं खाई, आपने मना जो किया था, और वैसे भी उन्होंने ये खीर तो आपके लिए भेजी है। पर दादी मुझे लगता है आप गलत हो, संध्या आंटी तो बहुत ही स्वीट है, उनके अंदर ममता कोट कोट कर भरी पड़ी है, वो किसी की जान कैसे ले सकती है? वो भी प्रताप यानी अपने पति को गुनहगार मानती है, और साथ ही वो भी प्रताप से परेशान है, बस पति होने के नाते मजबूरी में रह रही है। अगर आपको दादी उन पर विश्वास नहीं है तो मैं ये खीर खाकर अभी साबित कर देती हूँ कि संध्या आंटी ने कुछ नहीं किया। इतना कहकर जैसे ही प्रियंका वो खीर खाने के लिए जाती है, दादी उसके हाथों से उसको झटक देती है और सारी खीर नीचे जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर प्रियंका तो अपनी दादी पर भड़कते हुए कहती है कि क्या है दादी ये? तो दादी कहती कि बेटा कल तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस कल तक का इंतजार करो। लेकिन दोस्तों प्रियंका अपनी दादी को यहाँ पे काफी कुछ सुनाती है कि लगता आप ऐसी ही हैं, बहुत कुछ बोल जाती है अनसंड, क्योंकि अभी प्रियंका की नजरों में संध्या बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो गुस्सा कर रही है। दादी प्रियंका से इतना कहती है कि बृहस्पति को कॉल करके कह दो कि कल सभी लोगों को प्रताप के घर में इकट्ठा करे, मैं असली कातिल को बताने वाली हूँ सभी के सामने। और अब अगले दिन सुबह दोस्तों हम बृहस्पति, दादी और पूरे प्रताप के परिवार के लोगों के साथ जयंत के परिवार, राणा जॉय की पत्नी और विनय तक को प्रताप के घर में देखते हैं। दादी कहती है मुझे पता चल चुका है कातिल कौन है। ये सब तब शुरू हुआ था जब 2 महीने पहले बाथरूम में ग्लिसरीन गिरा होने की वजह से प्रताप की मां फिसल कर गिर गई और तभी से वो व्हीलचेयर पे है। ये बिष्णुपुर का मौसम ऐसा है कि ग्लिसरीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ग्लिसरीन लोग ज्यादा ठंड के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, न कि बिष्णुपुर के जैसे मॉडरेट क्लाइमेट में। तो दादी रिवील करती है ये काम किसी और का नहीं बल्कि संध्या का है और उसी ने बाकी सारे खून किए। ये बातें सुनकर सभी सुन रह जाते हैं। अब आगे दादी बताती है कि अपनी सास का यह हाल करने के बाद संध्या ही घर में सबसे बड़ी है, तो अमरापली की शादी की पूरी तैयारियां उसको ही करनी पड़ी। अगर उसकी सास व्हीलचेयर पे ना होती तो परंपरा के नाम पर वो अमरापली को दिन भर कुछ खाने को नहीं देती, उससे फास्ट रखवाती। लेकिन संध्या ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने समय समय पर अमरापली को खाना और खास करके जूस में जहरीले फल के बीजों को पीसकर मिलाकर दे दिया, जिसे पीने के बाद अमरापली की मौत हो गई। फिर संध्या यही नहीं रुकी, उसने फिर गुड्डू की भी जान ले ली। गुड्डू को प्रताप ने जब वो नहीं दिया जो उसको चाहिए था, तो गुड्डू ने संध्या को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने संध्या को एक पॉइजन स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए देख लिया था, तो उसे शांत करवाने के लिए संध्या ने गुड्डू को पालक का सूप पीने के लिए दे दिया। और अब दादी आगे बताती है कि जब मैं उस दिन आई तो मैंने प्रताप के सामने जानबूझकर अपना पर्स गिरा दिया
तो प्रताप जब उसको उठाने के लिए झुका तो मैंने वहाँ पे एक कटोरा देखा जिसमें पालक का सूप लगा हुआ था और साथ ही उसको मैंने सूंघा भी। और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब गुड्डू की बॉडी में पॉइजन पाया गया और रिपोर्ट्स में आया कि उसने पूरा दिन सूप के अलावा कुछ पिया ही नहीं था। बाकी गुड्डू ने संध्या को जिस पॉइजन स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए देखा था, मुझे जब उसके बारे में पता चला तो मैं भी वहाँ गई। तो मुझे पता चला कि संध्या ने ही अपने ससुर को भी उसी जहर की थोड़ी मात्रा दी थी ताकि वो अपने ससुर को बेड पर पैरालाइज्ड स्टेट में रख सके। वहाँ पर जहर को लेने के लिए अक्सर संध्या मीनाती को भेजती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। मीनाती के पति हारू को भी संध्या के बारे में पता था, बल्कि हारू को पैसे देकर संध्या ने बिपिन के फ्रीजर को चोरी करवाया। फिर उसमें उसने गुड्डू की लाश को डालकर एक जगह छोड़ दिया। दादी आगे कहती है कि हारू की बेटी ने मुझे बताया कि हारू उसके लिए ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आया था और वो आइसक्रीम उसी बिपिन के फ्रीजर में थी। खैर आते मीनाती पर, मीनाती ने उस रात मुझे एक पिंग पोंग बॉल दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। फिर जब मैंने अपनी और रिसर्च करी तो मुझे पता चला केरला में सरबेरा ओडलम को पोंग पोंग बोलते हैं। बेचारी मुझे यही बताने की कोशिश कर रही थी। अब उस समय मुझे लगा कि हारू ने अपनी पत्नी को देख लिया है मुझे बताने की कोशिश करते हुए, तो क्या पता उसने उसको मार दिया हो, मगर ऐसा नहीं था। हारू अपनी पत्नी और बेटी से बहुत ही प्यार करता था। उस वक्त संध्या भी वहाँ मार्केट में मौजूद थी जिसने ये सारी चीजें देख ली थी और उसने अनु के जरिए बहाने से फिश करी मीनाती को सर्व कराई। अब संध्या खुद देती तो मीनाती नहीं खाती, इसीलिए उसने अनु से उसे फिश करी दिलवाई जिसमें पॉइजन था। इस फिश करी को खाने के बाद मीनाती की मौत हो गई और जब इस बारे में हारू को पता चल गया तो संध्या ने बड़ी ही चालाकी से उसकी बेटी को बीच पीस कर दिया और बोला कि बेटा तुम्हारे पापा थोड़े नाराज हैं, दुख में हैं, गुस्से में हैं, तो एक काम करो ये उनको दे दो, उनको खुशी हो जाएगी। बच्ची नादान थी, उसने वही किया और उसे खाकर उसके पापा की मौत हो गई। यानी कि संध्या ने उसकी ही बेटी से उसको जहर दिलवा दिया। बाकी बात करें राना जॉय की तो उसे हारू ने ही संध्या के कहने पे चाय दी थी जिसमें जहर था। असल में हुआ ये कि विनय ने गलती से पुराने पेपर के साथ अमरापली की डायरी भी राना जॉय की दुकान में भेज दी थी। उस डायरी को हासिल करने के लिए हारू को राना जॉय के पास भेजा गया था। संध्या ने भेजा था, लेकिन राना जॉय ने पहले ही वो डायरी दादी को दे दी थी, तो उसने हारू को डायरी देने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पे उसने गलती से वो चाय पी ली तो उसकी भी मौत हो गई, पर उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मौत का सच बाहर नहीं आया। हारू से संध्या ने प्रताप के नाम की फाइल राना जॉय की दुकान में भिजवाई थी जिसमें वो गीता का श्लोक मौजूद था। बाकी मीनाती के बैग में भी वो बांसुरी संध्या ने ही डाली थी। अब बचा अरित्रा, तो अरित्रा ने संध्या को अमरापली को जूस देते हुए देख लिया था, तो वो भी संध्या को पैसों के लिए ब्लैकमेल करता था। वो उन पैसों से नशा वगैरह करता था और खुद की ही हालत बिगाड़ता रहता था। तो संध्या ने सोचा इसने मरना ही है, उसको भी सिगरेट में जहर देकर मार दिया। दोस्तों अब जब अनु ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि संध्या तो अरित्रा को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। अनु संध्या को इसके लिए काफी कोसती है। बाकी संध्या हर जगह श्री कृष्णा का रेफरेंस इसलिए छोड़ती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो ये काम करके अपना धर्म निभा रही है। यहाँ तक कि संध्या ने दादी को भी खीर भिजवा कर मारने की कोशिश करी, पर दादी ने पहले अमरापली की डायरी पढ़ ली थी कि किसी पास्ट की घटना की वजह से संध्या को बहुत बड़ा दुख मिला है। अब इस बारे में बताते ही संध्या रोने लग जाती है और अपनी बेटी चंद्रा की फोटो सभी के सामने रख देती है। सालों पहले जब अमरापली छोटी थी तब उसके साथ चंद्रा भी खेलती थी जो कि संध्या की बेटी थी। अब इसी दौरान मालिनी यानी अमरापली की माँ कार चलाना सीख रही थी, लेकिन उसका कंट्रोल खोया, उसने गाड़ी तेज करी और चंद्रा को ठोक दिया। बेचारी की मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत से संध्या काफी टूट गई थी, लेकिन प्रताप को तो हमेशा बेटा चाहिए था, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बेटी के मरने से। वो आदित्य से कहता है कि अमरापली के बर्थडे के बाद तुम तुरंत लंदन चले जाओ, बाकी इस बात को मैं दबा दूंगा। और प्रताप के इस कदम से संध्या बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि वो तो बस रोए जा रही थी। यहाँ तक कि संध्या की सास ने भी उससे कहा कि बेटा जीवन मृत्यु संसार का नियम है, मालिनी से गलती हो गई, उसकी बेटी भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है। तुम्हारी बेटी को मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें सब कुछ देखना है। उठो, पूजा पाठ वगैरह करो, खीर बनाकर प्रसाद चढ़ाओ, चाहे जो भी हो जाए हमें पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, तुम्हें ही अमरापली के जन्मदिन की सारी जिम्मेदारी देखनी होगी, सब भूल कर आगे बढ़ो। अपनी सास की ये बात सुनकर संध्या की समझ में आ जाता है कि इस परिवार में उसकी बेटी के मरने का दुख किसी को नहीं है। इसीलिए जब अमरापली की शादी तय हुई तब जाकर संध्या ने अपना बदला पूरा किया। और अब प्रेजेंट में मालिनी संध्या से कहती है कि दीदी मुझसे भी गलती हो गई थी, जो भी हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं बस ड्राइविंग सीख रही थी। तो संध्या कहती है अगर तुम यही गलती रोड पर करती और किसी दूसरे की जान जाती तो तुम्हें जेल होती, सजा मिलती, मगर क्या तुम्हें कोई सजा मिली? श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि ना तो अन्याय सहो और ना ही अन्याय करो, तो बस मैंने वही किया। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। बृहस्पति संध्या को अरेस्ट करके लेके जाता है। जाने से पहले संध्या अपनी सास को खीर देते हुए कहती है कि ये मैंने आपके लिए बनाई है, और वो खुद खीर खाकर दिखाती भी है कि इसमें कोई जहर नहीं है। लेकिन ये खीर आपको याद दिलाएगी कि कैसे आप एक माँ से उसकी बच्ची को छीनने के बाद भी उससे खीर बनवाती रही, उसे रोने का मौका तक नहीं दिया। इतना कहकर वो चली जाती है। उसे अपने किए का बिल्कुल भी दुख नहीं होता, बल्कि उसकी माने तो उसने अपनी बच्ची की मौत का बदला ले लिया। अब इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हम दादी के साथ प्रियंका और सुनील को देखते हैं। पिछली रात प्रियंका ने दादी से जो कहा था उसके लिए माफी भी मांगती है और कहती कि दादी मैं आपके पास ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी अब।
तो दादी भी खुश होती है। लेकिन प्रियंका फिर एक आखिरी सवाल करती है कि दादी, हमें अमरापली और हारू की लाश के पास भगवान कृष्ण का कोई रेफरेंस संध्या ने क्यों नहीं दिया। तो इस पर दादी बताती कि हारू को मारना संध्या की मजबूरी थी, कोई चॉइस नहीं, बल्कि वो तो उसी की टीम में था ना, इसलिए उसकी लाश के पास कृष्णा का रेफरेंस नहीं था। और रही बात अमरापली की, तो उससे तो संध्या को बदला लेना ही था, बेटी का बदला बेटी से, शायद इसीलिए उसने नहीं रखा। बस दोस्तों, इसी के साथ सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।